नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के लेसन नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती इकोनॉमिक्स का लेसन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेसन को बनाने के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि इस लेसन को डिटेल में समझना, इसके नोट्स तैयार करना और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स। जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। लेकिन फिर भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे डायग्राम्स के साथ, टेबल्स के साथ आपको इस लेसन के अभ्यास के और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करके देंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने लेसन को। जो भी हमने हाईलाइट किया हुआ है वही सब लेसन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, उसी को हम पढ़ेंगे। देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। हमारी लेटेस्ट बुक है ये। इसमें बताया गया है कि देश का हर 5वां व्यक्ति, अगर 5 आदमी खड़े हैं तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वो निर्धन है। इसका अर्थ है कि वर्ष 2011-12 में भारत में 270 मिलियन या फिर 27 करोड़ लोग जो थे निर्धनता में जीते थे, गरीबी में जीते थे। उसके बाद हम जो है इस लेसन की एक छोटी सी कहानी से शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि 33 वर्ष का रामशरण है, झारखंड के रांची गांव में एक आटे की मिल में एक श्रमिक के रूप में कार्य करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो लगभग महीने के 1500 कमा लेता है और 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए ये पैसे पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए उसकी पत्नी, क्योंकि उसकी परिवार में उसकी पत्नी 6 से 12 माह के 4 बच्चे यानी कि 6 जने हो गए। साथ ही उसे रामगढ़ के समीप जो है गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए पैसे भी भेजने पड़ते हैं। तो उसके भूमिहीन श्रमिक माता पिता जीवन निर्वाह के लिए एक तो रामशरण और एक उसके भाई जो कि हजारीबाग में रह रहा है उस पर निर्भर हैं। तो रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक बस्ती में किराए के एक कमरे वाले मकान में रहता है और ईंट और मिट्टी के खपड़ों से बनी काम चलाऊ झोंपड़ी उसके पास है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक यानी कि थोड़े समय की नौकरानी का काम करती है और लगभग 800 रुपये कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर ये उन सब के लिए काफ़ी नहीं है। उसका बड़ा बेटा आय की वृद्धि के लिए एक चाय की दुकान पर काम करता है और लगभग 300 रुपये कमा लेता है। उसकी 10 साल की जो बेटी है वो छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, इवन कि उनके पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं और ये कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पहले बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहते। जूते पहनना तो उनके लिए विलासिता है, अर्थात ये तो अमीरों के शौक है। बच्चे अल्प पोषित हैं। जब वे बीमार होते हैं तो चिकित्सा की उनके पास कोई सुविधा नहीं है। ये एक उदाहरण था शहरी निर्धनता का। अब हम बात करेंगे ग्रामीण निर्धनता। लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव में रहने वाला है। कोई ज़मीन नहीं है, बल्कि बड़े किसानों के यहाँ छोटे मोटे काम कर लेता है। उसका काम अनियमित है, मतलब कभी काम मिल जाता है कभी नहीं। कई बार उसे पूरे परिवार की मेहनत के बदले पूरा दिन काम करने के बाद मात्र 50 रुपये ही प्राप्त होते हैं और खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का परिवार है, हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुट पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोंपड़ी में रहता है। महिलाएं भी पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में जलाने वाली लकड़ियाँ जो हैं बीनने में गुजार देती हैं। उसके पिता जो कि तपेदिक यानी कि टीबी के मरीज थे और चिकित्सा के अभाव की वजह से 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और अब उसकी माँ भी सेम बीमारी से ग्रस्त है। धीरे धीरे उसका भी शरीर क्षीण हो रहा है। हालांकि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन लखा सिंह कभी वहां नहीं गया। 10 वर्ष की उम्र से ही उसने कमाना शुरू कर दिया था। कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव होता है और साबुन तेल तो उनके लिए विलासिता की वस्तु है। तो हमने यहाँ पर 2 उदाहरण से समझा कि असल में निर्धन व्यक्ति कैसा होता है और उसका जीवन यापन भी कैसा होता है। अब हम देखेंगे कि निर्धन व्यक्ति जो होता है उसके कारण क्या है। भूमिहीनता, अर्थात हो सकता है उसके पास बिल्कुल भी कोई भूमि ना हो। बेरोजगारी, कोई रोजगार या नियमित रोजगार नहीं है।
परिवार का आकार, परिवार बड़ा हो सकता है। निरक्षरता यानी कि पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, गरीब, खराब स्वास्थ्य या कुपोषण। फिर है बाल श्रम यानी कि बचपन में काम करने लग जाना, जिस वजह से वे इतने काबिल नहीं हो पाते, कोई शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते कि आगे चलकर कार्य कर सकें। और उसके बाद है असहायता यानी कि सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं की जाती। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इन दोनों उदाहरणों से हमने यही देखा कि निर्धनता का अर्थ जो है असल में भूखमरी और आश्रय का ना होना है। भूखमरी और आश्रय का ना होना। आगे बढ़ते हैं हम। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। देखिए, वैसे तो सरकार और सरकार के कुछ आंकड़े बता देते हैं कि गरीबी या निर्धनता के क्या क्या रूप हैं, लेकिन जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो भी हमें अपने सूचकों के माध्यम से बताते हैं कि निर्धनता को कैसे आंका जा सकता है। जैसे कि निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी, ये सब भी सूचक हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, रोजगार के अवसरों की कमी है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी निर्धन है। उसके बाद है सामाजिक अपवर्जन। ये बहुत ही मोटे शब्दों में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति बहुत गरीब होता है तो जो संपन्न लोग होते हैं वो भी उससे अपने से अलग कर देते हैं और उस निर्धन व्यक्ति को उनसे अलग रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि सभी संपन्न लोग फ्लैट्स में, अच्छे घरों में, पक्के घरों में रहते हैं, उनके पास अनेक सुविधाएं हैं, परंतु क्या है कि जो गरीब व्यक्ति है उसे झुग्गी झोंपड़ी में, बस्ती में दूर रहना पड़ता है। तो यही है सामाजिक अपवर्जन, यानी कि एक गरीब व्यक्ति को सामाजिक असमानता का भी सामना करना पड़ता है। और सामाजिक अपवर्जन जो है ये निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी, जिसमें क्या है कि जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास सुविधाएं नहीं है, उसे दूसरे व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति अपने से दूर रखते हैं। उसके बाद है असुरक्षा। असुरक्षा भी निर्धनता का एक माप है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि यदि कोई आपदा आती है या पिछड़ी जाति के सदस्य हैं, कोई विधवा है, शारीरिक विकलांग है, अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले जो खाद्य असुरक्षा है या फिर सामाजिक सुरक्षा है, उसकी कमी सबसे पहले इन पर पड़ती है। असुरक्षा के निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के विकल्पों से भी होता है। मान लीजिए कोई भूकंप या सुनामी आती है तो सबसे पहले असुरक्षित कौन महसूस करेंगे? जो कोई किसी प्रकार से विकलांग होंगे या कोई विधवा हो सकती है, पिछड़ी जाति के या जनजाति के, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी हो सकते हैं। उसके बाद है निर्धनता रेखा। देखिए, हमारी सरकारें ये बल्कि हमारी नहीं बल्कि अलग अलग देशों में एक निर्धनता रेखा तय की जाती है। ये एक काल्पनिक रेखा है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति निर्धन है और कौन नहीं है। हम किसी व्यक्ति को निर्धन कब माना जाता है? जब उसकी आय या उसके उपभोग यानी कि उसके खाने की कैलोरीज की उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा, उसके आधार पर वो न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो वो निर्धन है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। जैसे कि अमेरिका, उसमें वो व्यक्ति निर्धन है जिसके पास कार नहीं है, परंतु भारत में जिसके पास कार है वो तो माला माल है। तो ये निर्धनता मापने के सूचक हैं।
अलग अलग देश के अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद है भारत में इस निर्धनता को मापने के लिए दो अवधारणाएं ली गई हैं, दो विधियां ली गई हैं। एक विधि जो है वो तय करती है कि हमने कितना व्यय या उपभोग किया, दूसरी तय करती है आय के आधार पर। जो कैलोरी विधि है उसके अनुसार भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता जो है ग्रामीण क्षेत्र में 24 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन है। यदि कोई व्यक्ति अगर गांव में है उसे 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से भी कम मिलती है तो वो व्यक्ति निर्धन है, और शहर में 2100 कैलोरी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि कैलोरी से जो ऊर्जा मिलती है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भिन्न भिन्न क्यों है। समझिए कि जो गांव में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें अधिक शारीरिक कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कैलोरी से। इसका मतलब ये हुआ कि गांव में काम करने वाले व्यक्तियों को अधिक कैलोरी की, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा हमें खाने से मिलती है और खाने से कैलोरी, कैलोरी से फिर आगे ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद है अगर हम आय के आधार पर देखें तो 2011-12 के अनुसार गांव में यदि किसी व्यक्ति की प्रति माह आमदनी 816 से कम है और शहर में 1000 से कम है तो वो व्यक्ति गरीब है। और ये निर्धनता का आंकलन समय समय पर होता रहता है। वैसे ये हर 5 साल बाद किया जाता है और इसे करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आपको जो याद करना है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। ये निर्धनता का आंकलन करके बता देते हैं कि अब कितने आमदनी पर और कितनी कैलोरी पर जो है न्यूनतम स्तर को पार करने वाला व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। और जो पूरे विश्व के लिए मानक है, देखिए एक पूरे भारत का हो गया या अन्य देशों का हो गया, परंतु एक है अंतर्राष्ट्रीय मानक जो पूरे विश्व में चलता है। उसके अनुसार जिस व्यक्ति की आमदनी $1.9 प्रतिदिन से कम है वो व्यक्ति निर्धन है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बनाई है ताकि अच्छे से समझाया जा सके। सबसे पहले हमने लिया है कि निर्धनता रेखा इसके दो मापक हैं, एक कैलोरी एक आय। कैलोरी शहरी क्षेत्र में 2100 से कम हो, ग्रामीण क्षेत्र में यदि प्रति व्यक्ति 2400 से कम हो तो क्या होगा कि वो व्यक्ति निर्धन है। और आय के रूप में अगर देखा जाए तो शहर में रहने वाले व्यक्ति की आमदनी प्रति माह 1000 रुपये से कम है तो वो निर्धन है, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर है तो 816 से कम होती है तो वो निर्धन है। इसके बाद है निर्धनता के अनुमान। भारत में निर्धनता का अनुमान लगाया गया है साल दर साल या आज 10 साल बाद। जैसे कि अगर 1973 की बात करें तो तब लगभग 54% लोग जो थे वो गरीबी रेखा से नीचे थे या गरीब थे। उसके बाद 1993-94 की बात करें तो 45% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 2004-05 में ये संख्या घटकर 37.2 हो जाती है, और 2011-12 में जो निर्धन लोगों की संख्या है वो 22% है। और यदि इसी दर से निर्धनता कम होती चली गई तो कुछ ही सालों में निर्धनता की जो दर है वो 20% से भी कम हो जाएगी। इसको भी हमने एक छोटे से टेबल्स के जरिए समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि वर्ष 1993-94 में निर्धनता 45% थी, 4-5 में 37.2, 2011-12 में 22%।
उसके बाद आता है असुरक्षित समूह, अर्थात निर्धनता रेखा में या निर्धनता रेखा का आंकलन करते समय हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सामाजिक समूह हैं जो बहुत असुरक्षित होते हैं। सबसे पहले असुरक्षित होते हैं, उसमें आ जाएंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार, फिर आ जाएगा जिनके पास नियमित रोजगार नहीं है यानी कि कृषि श्रमिक परिवार गांव में, और नगरीय अनियमित परिवार। ये सभी लोग जो हैं ये क्या हैं, ये लोग यहाँ पर हमने एक छोटी सी टेबल भी दी है, गरीबी रेखा के लिए असुरक्षित रहते हैं। इसी चीज़ को हमने टेबल के जरिए समझाया है कि अनुसूचित जाति के लोग 100 में से 29 अर्थात 29% लोग गरीबी रेखा के नीचे या असुरक्षित महसूस करते हैं। अनुसूचित जनजाति के 43, शहरी अनियमित मजदूर 34 और ग्रामीण कृषि श्रमिक 34% लोग जो हैं वो अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं या जिन्हें जो है इस निर्धनता का भयावह रूप देखना पड़ता है। उसके बाद है हाल ही के वर्षों में ये भी बताया गया है कि जो हमारे पास समय दर समय सर्वे आ रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों को छोड़कर बाकी जो 3 समूह हमने ऊपर बात की है, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक, शहरी अनियमित मजदूर, इनकी निर्धनता में लगातार कमी आ रही है। हाँ, लेकिन महिला, वृद्ध और बच्चों में जो सामाजिक असुरक्षा होती है ये पुरुषों के मुकाबले बहुत अधिक होती है। अब हम शिवरमन की कहानी पढ़ते हैं। शिवरमन जो है एक छोटे से गांव करूर कस्बे के गांव में रहता है। करूर कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। वहाँ पर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़े के लिए ये जो करूर कस्बा है बहुत फेमस है। गांव में लगभग 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आर्थुनथियार मोची जाति का है और वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम सिर्फ 5 या 6 महीने के लिए मिलता है। अन्य समय वह कोई दूसरे छोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन उसे भी कभी कभार ही काम मिलता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए शिवरमन को जहाँ 160 मिलते हैं तो शशिकला को मात्र 100 रुपये मिलते हैं। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार रहती है। प्रतिदिन के कामों में उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और 4 बच्चे हैं जो 1 से 16 वर्ष की आयु के बीच में हैं। 3 लड़कियां हैं और एक छोटा लड़का है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और बस के बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, उसका भी खर्च उठाना है, इसलिए वे स्कूल नहीं जाती। और जो शिवरमन है उसकी माँ क्योंकि बीमार रहती है, वो जीने की इच्छा नहीं रखती, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। और बहन जो है उसकी और बड़ी लड़की वो घर का काम करती हैं। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय तो भेजना चाहता है, पर उसे उसकी जो अविवाहित बहन है उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। उसे वह एक बोझ समझती है, जिसके चलते शिवरमन जो है वो काफ़ी परेशान रहता है और धन की कमी होने की वजह से वो कोई योग्य वर भी नहीं ढूंढ पा रहा। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, फिर भी शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभार दूध जो है खरीद लेता है। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय निर्धनताएं। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक राज्य में निर्धनता का अनुपात समान नहीं है। किसी राज्य में निर्धन लोगों की संख्या कम है तो किसी में बहुत अधिक। 2011-12 के अनुसार निर्धनता का अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये निर्धनता का अनुपात इन राज्यों में राष्ट्रीय अनुपात 22% से अधिक है। बिहार में 33.7 और उड़ीसा में 32.6% निर्धनता औसत है, जबकि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी बहुत अधिक है। जबकि केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इनमें निर्धनता में काफ़ी गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि दर का विकास करके
अपनी निर्धनता को कम करने में सफल रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ने सार्वजनिक वितरण के जरिए निर्धनता को कम किया है। अब हम बात करेंगे वैश्विक निर्धनता की। देखिए, हमने पहले भी बात की है कि प्रतिदिन $1.9 से कम यदि ये कोई व्यक्ति कमाता है तो वो निर्धन है। और इस हिसाब से अब जो वैश्विक निर्धनता है, क्या वो सारे विश्व में समान है? नहीं, वो भी अलग अलग है। आइए हम बात करते हैं। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 88.3% से घटकर 14.7% और 2019 में तो 0.6%। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद दक्षिण एशिया के देश जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब देश आते हैं, यहाँ भी निर्धनों की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, 34% से घटकर 2014 में 15.2। इसके अलावा सब सहारा अफ्रीका में 51% से घटकर 40.2 पर और लैटिन अमेरिका में 10 से घटकर 4% पे आ गई है। अगर रूस की बात करें तो रूस एकमात्र ऐसा देश है जहां पहले बिल्कुल भी निर्धनता नहीं थी, अब कुछ कुछ निर्धनता वहां पर आई है। उसके बाद अगर हम बात करें, वैसे लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि 2030 तक सभी प्रकार की निर्धनताओं को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर बात आती है निर्धनता के कारण क्या है। देखिए, सबसे पहला तो है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, अर्थात जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के तब हमारे देश का विकास नहीं हो पाया, इस वजह से भी निर्धनता है। दूसरा है जनसंख्या की उच्च दर में वृद्धि, यानी कि जनसंख्या का बहुत अधिक होना। तीसरा जो है देखिए, सिंचाई और हरित क्रांति आई परंतु रोजगार के अवसर उतने ज़्यादा नहीं फैल सके जितने फैलने चाहिए थे। उसके बाद है उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता, कहीं पर लोगों की आमदनी बहुत अधिक है जबकि कुछ जगहों पर कम है। उसके बाद है सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में भी बहुत अधिक पैसा खर्च होने की वजह से निर्धनता आती है। अब है निर्धनता निरोधी उपाय, अर्थात सरकार क्या कर सकती है इस निर्धनता को कम करने के लिए। और हम सरकार के प्रयासों को नकार भी नहीं सकते, क्योंकि जहां निर्धनता 1973-74 में 54% थी, वो 22% रह गई है। लेकिन दो प्रकार के उपाय मापे जाते हैं, एक है आर्थिक समृद्धि, दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी। 1950 में आधिकारिक निर्धनता जो थी वो कम करने का अनुमान 45% का था, लेकिन 1980 तक निर्धनता कम नहीं हुई, वो ज्यों की त्यों बनी रही। 1970 के दशक में बल्कि जो आर्थिक समृद्धि थी वो बढ़ गई, 3.5 से 6% के पास आ गई। आर्थिक समृद्धि असल में निर्धनता उन्मूलन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाती है। जब जब आर्थिक समृद्धि होती है तो निर्धनता उन्मूलन कम होता है। असल में आर्थिक समृद्धि है क्या? आर्थिक समृद्धि जो है वो आर्थिक अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास के निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाती है। ये जो है खास बात है आर्थिक समृद्धि की। उसके बाद है सरकार ने और कौन कौन से उपाय किए। सबसे पहला है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसके तहत प्रत्येक असुरक्षित या बहुत गरीब परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन के लिए काम उपलब्ध कराना। लेकिन इसमें जितने भी लोग लगाए जाएंगे, क्योंकि इनसे निर्माण कार्य करवाए जाएंगे, तो उसमें 1/3 महिलाएं होंगी ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उसके बाद इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा जो है 23%, 17% और 53% है। 2006-07 में 65 रुपये से जो रोजगार के रुपए हैं वो 132 कर दिए गए 13-14 में। अब जो है बिल्कुल इस समय ये राज्य से लेकर दूसरे राज्य में वेरी करते हैं। जैसे कि हरियाणा में श्रमिकों के एक दिन के 281 रुपये फिक्स किए गए हैं, जबकि बिहार और झारखंड में 168 रुपये। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी, ये इसी स्कीम के तहत है, जिसमें
राज्य सरकारें भी स्थापित करेंगी और 15 दिन के अंदर अंदर यदि आवेदक को जो अपना नाम लिखवा देता है उसको रोजगार नहीं मिलता तो उसको दैनिक भत्ता देने का भी प्रावधान है। दूसरी स्कीम है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। ये 2004 में लागू की गई। सबसे पिछड़े 150 जिलों में से लागू किया गया और इसमें ग्रामीण निर्धनों के जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और अकुशल शारीरिक काम कर सकते हैं उन्हें काम देकर बदले में अनाज देने की स्कीम बनाई गई ताकि वे भूखे ना रह सकें। तीसरी स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये 1993 में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य था ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना ताकि वे अपना कोई काम धंधा शुरू कर सकें। चौथी स्कीम है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो 1995 में लागू किया गया। इसमें भी ग्रामीण और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था कि 25 लाख नए रोजगार अवसर जो है सृजित किए जाएंगे। उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसे 1999 में लागू किया गया, आरंभ किया गया और इसमें था सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह के मदद से संगठित करना और निर्धनता रेखा से ऊपर लेके आना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय और ग्रामीण पेयजल जैसी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हम बात करेंगे भावी चुनौतियां जो आज भी हमारे लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। सबसे पहली है प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बाध्यकारी चुनौती है। जैसे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा गरीबी है तो कहीं पर बहुत कम। उसके बाद नेक्स्ट है अपना भोजन जो है जुटाने में भी लोग असमर्थ हैं। सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना ये चुनौती है। सभी को शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध करवाना ये बहुत बड़ी चुनौती है। फिर लैंगिक समता के पुरुषों के साथ महिलाओं को भी रोजगार मिल सके ये भी एक चुनौती है। और निर्धनों का सम्मान, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा हक है। तो ये सब चुनौतियां अभी भी हमारी सरकारों के सामने, भारत के सामने बनी हुई हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेसन पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सभी प्रश्न उत्तरों को और इस अभ्यास के प्रश्न ही नहीं बल्कि इनसे बनते और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे ताकि आपको कभी आगे परेशानी ना हो। अब हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।